औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हमने करना है पाकिस्तान और टर्की रिलेशनशिप। बट जो मैंने यहाँ पे मैप ओपन किया हुआ है ये 1919 का मैप है, जिस वक्त वर्ल्ड वार 1 हुई थी। बिकॉज़ हमने बेटा आज जो करना है वो हमने करना है पाकिस्तान और टर्की रिलेशनशिप करने हैं। तो यहाँ पर जो है जिस वक्त सल्तनत उस्मानिया जो ओटोमन अम्पायर थे वो टूटे थे और एक कंट्री उसमें निकला था टर्की। तो उस व्यू को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो हम चलेंगे पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप पे, क्योंकि जो ओटोमन अम्पायर थे बच्चे उस वक्त पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। 1991 के अंदर जो ओटोमन अम्पायर थे वो उनकी जो है वो खिलाफत ख़त्म हुई थी और वहाँ से बहुत सारे कंट्रीज जो है वो आज़ाद हुए थे, वो निकले थे। वर्ल्ड वार 1 के अंदर जो तुर्की था वो जर्मनी की तरफ था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुए बच्चे, हम थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल ग्लांस देख लेते हैं। जो ओटोमन अम्पायर था बच्चे वो ओस्मान के नाम पे उसको रखा गया था। उस्मानी सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन अम्पायर, ठीक है। उस्मान गाजी जो कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। अभी उनका रिसेंटली एक ड्रामा भी जो है वो आया हुआ, बड़ा ज़बरदस्त है, वर्ल्ड वाइड उसको अवार्ड मिला है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो ड्रामा है वो आप वो लाजमी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। उसके आप उसको देखने से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग जो है वो एफर्ट्स फॉर सेपरेट होमलैंड एंड फॉर सेपरेट एम्पायर वो किस तरह से होती हैं, वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 650 साल जो सल्तनत उस्मानिया है उसने हुकूमत की इस खित्ते में, और फाइनली 1919 में जो है वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो गठजोड़ हैं बाकी कौमों के, उनके गठजोड़ में 650 साल लगे उन्हें इसको तोड़ने में, और 1919 में वो जो कामयाब हो गए, टूट गया। तो उसके बाद से जो मुस्लिम्स थे सब कॉन्टिनेंट में, चूँकि मुस्लिम्स उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे और सेपरेट होमलैंड के लिए, तो खिलाफत मूवमेंट 1999 में जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई ओटोमन अम्पायर को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट था, या आप जो मैरून कलर का एरिया देख रहे हैं ये सारा सब कॉन्टिनेंट था बच्चे, और यहाँ पर जो उस वक्त ब्रिटिश थे वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था, और यहाँ पर मूवमेंट चल रही थी, सिखों की मूवमेंट चल रही थी फ्रीडम के लिए, जो हिंदुओं की मूवमेंट चल रही थी, मुस्लिम्स की मूवमेंट चल रही थी, डीकोलोनाइजेशन के अंडर जो है वो ये चल रही थी। तो उस वक्त जो वर्ल्ड वार 1 हुई और जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई कि वो जो है वो अपने आप को अपनी अफिनिटी शो करने के लिए, अपना लव अफिक्शन शो करने के लिए सल्तनत में उस्मानिया से। तो आप ये देखें बच्चे को, ये जो रिलेशंस है मुस्लिम्स का वो उस दिन से ही कायम हो गया था। फिर चूँकि जो तुर्की है वो तो बन चुका था 1999 में सल्तनत उस्मानिया का ख़त्म होने से। तो उस वक्त जो है वो बच्चे एक कॉर्डियल रिलेशनशिप थे उस टाइम पीरियड से, जब मुग़ल टाइम पीरियड था। यहाँ पे मुग़ल और ओटोमन अम्पायर के बीच में बहुत ज़बरदस्त जो है वो कॉर्डियल रिलेशनशिप थे। और जब ये 1924 के अंदर मुस्तफ़ा कमाल जो अतातुर्क था वो उसको एडमायर किया गया, एम.ए. जिन्ना, और जो मुस्लिम से उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के लीडर से उन्होंने वार्मली जो है वो उसको एक्सेप्ट किया था और उसके साथ ताल्लुकात कायम किए थे। 12 दिसंबर 1947 को कायद-ए-आज़म ने बाकायदा तुर्की का विज़िट भी किया था बच्चे, ठीक है। तो हमारी जो अफिलिएशन है वो मुसलमानों के साथ जो डे 1 से रही है। अब जो है चूँकि 1947 को पाकिस्तान भी एज ए सेपरेट होमलैंड बन गया था, तो उसके बाद हमने बाकायदा डिप्लोमेटिकली जो ताल्लुकात थे वो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस तुर्की के साथ कायम किए। तो इसके बाद से हम जो थॉरोली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान और जो तुर्की के रिलेशनशिप हैं उनको देखेंगे। ओके, अब बच्चे हमने देखना है पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप को। पाकिस्तान ने और तुर्की ने स्टार्ट पर ही सून आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो डिप्लोमेटिकली रिलेशंस कायम किए थे। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए दो जो एक
इसमें डिफेंस की फील्ड में जो है वो 2 एग्रीमेंट किए थे, सीटो और सैनेटो। तो इसमें जो सैनेटो था उसमें जो तुर्की था वो भी पार्टनर था अलॉन्ग विद ईरान, और पाकिस्तान जो है ये भी था। फिर ये दोनों ECO के मेंबर्स हैं, D8 के मेंबर्स हैं बच्चे ये दोनों। तो इनके जो पाकिस्तान जो है वो हमेशा जहाँ जहाँ भी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं टर्की के, वो पाकिस्तान हमेशा इसको सपोर्ट करता है और टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और बीइंग ए मुस्लिम कंट्री इनकी आपस में अफिलिएशन भी है। लेकिन इससे पहले कि हम थॉरली इनके रिलेशंस को देखें, हम पहले बेटा देख लेते हैं तुर्की को। तुर्की जो है वो बच्चे, तुर्की एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है, एक सेकुलर स्टेट है और ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टेट है। अब ये एशिया के वो स्टेट है, ये एशिया के अंदर भी फॉल करती है और ये यूरोप के अंदर भी फॉल करती है, क्योंकि इसका जो कैपिटल है वो अंकरा है। तो अंकरा का ये जो है वो फॉल करता है यूरोप की बाउंड्री के अंदर, और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो आता है एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर। तो इसको इस वजह से ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोला जाता है तुर्की को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये एक साउथ ईस्टर्न यूरोप, यानी यूरोप की साइड पर देखा जाए तो ये साउथ, यानी ये जो पार्ट बनता है ये साउथ बनता है यूरोप का, साउथ ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पर बच्चे ये है। मैं इसको थोड़ा सा ये देखिए, अब आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो तुर्की दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये बच्चे टर्की है, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप कब बनता है, और उसके अलावा ये वेस्टर्न एशिया बनता है, ठीक है। इस साइड पर ये जो है वो बच्चे ये एशिया है, ठीक है, ये जो है ये सारा यूरोप है। तो ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है और वेस्टर्न एशिया के अंदर आता है। इसके जो बॉर्डर्स हैं बच्चे, एक तो ऊपर ब्लैक सी है उसके साथ लगता है, यहाँ पे नीचे जो इटली वाली साइड पर इधर जो है वो बच्चे ग्रीस वाली साइड पर एजियन सी है, ठीक है, उसकी तरफ लगता है। फिर इसकी जो बाउंड्री है बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, आपको क्लियरली दिखेगी। अच्छा, ओके, अच्छा, अब आप ये इसको देख सकते हो प्रॉपरली, थारोली जो तुर्की है। इसके जो एक बाउंड्री है जो बच्चे, यहाँ पर बल्गारिया के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। फिर इसकी बाउंड्री जॉर्जिया के साथ लगती है, आर्मीनिया के साथ लगती है, यहाँ पर इसकी बाउंड्री ईरान के साथ लगती है, सीरिया के साथ लगती है, इराक के साथ लगती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसकी बाउंड्री अगर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चे, तो ये ग्रीस के साथ लगती है। दिस वन इज़ एजियन सी, पहले वहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा था, तो एजियन सी इसका इवन आज़रबाईजान के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं बच्चे जिनके साथ तुर्की की बाउंड्री लिंक है। इसके यहाँ पर अनातलिया जो है वो यहाँ पर इसका गल्फ़ है, ये साइप्रस है। साइप्रस को लेकर जो तुर्की है उसका ग्रीस के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। साइप्रस को तुर्की कहता है इट इज़ ए पार्ट ऑफ साइप्रस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ तुर्की, एंड ग्रीस कहता है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रीस। तो इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जैसे कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का इंडिया के साथ चल रहा है, ठीक है। तो बल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, आज़रबाईजान, इराक एंड सीरिया जो है वो इनके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ब्लैक सी के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, सी ऑफ मरमारा है यहाँ पर जहाँ पर इसकी बाउंड्री लगती है, नीचे एजियन सी है, ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी है, गुड, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो यहाँ से MCQs एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो ब्लैक सी है वो तुर्की के नॉर्थ वाली साइड पर है, साउथ वाली साइड पर है, या वेस्ट ईस्ट वाली साइड पर है। तो ये बच्चे मैनी टाइम एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, एजियन सी का पूछ सकता है, मेडिटेरियन सी का, साइप्रस की लोकेशन पूछ सकता है, गल्फ जो अनातलिया है उसका पूछ सकता है, इवन सी ऑफ मारमारा पूछ सकता है। तो ये बेटा आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। जी बच्चे, मैम एक क्वेश्चन है, ये जो साइप्रस के बारे में आप बता रही हैं कि जी जी ग्रीस कह रहा है कि ये मतलब इसको आना, या तो ये अभी है किसके अंडर? बच्चे, ये इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसके ऊपर अंडर ये किसी के भी नहीं है। इसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है ग्रीस के साथ चल रहा है। जो ज़्यादा इसका जो कंट्रोल अगर आप पूछ रहे हो, ये सब्जुकेशन पूछ रहे हैं, तो वो तुर्की की है। लेकिन ग्रीस कहता है कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ तुर्की, और तुर्की कहता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ तुर्की, ठीक है। तो इसको लेकर, लेकिन ये जैसे कश्मीर को लेके एज ए इंडिपेंडेंट इसके अंदर मूवमेंट चल रही है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ तुर्की और वी आर नॉट पार्ट ऑफ ग्रीस, वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये कहते हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट। तो अभी जो है वो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसका जो नहीं हुआ, इन कमिंग डेज हो सकता है कि इसका जो है वो डिक्लेयर हो जाए कि ये पार्ट ऑफ तुर्की है, या ग्रीस है, या इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
इसको लेकर भी हम आगे देखेंगे कि पाकिस्तान इस कंटेक्स्ट में तुर्की की क्या सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बेटा देख रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप को। अब अगर इसको देखा जाए, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो बच्चे ECO का भी मेंबर है, ठीक है। आपको पता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, ये NATO का भी मेंबर है, ये बच्चे OIC का भी मेंबर है, ठीक है। UNO का भी मेंबर है, ये D8 का भी मेंबर है, डेवलपिंग 8 कंट्रीज़, ठीक है। मैं यहाँ बताती जाऊँ कि डेवलपिंग 8 कंट्रीज जो है, जिनमें बांग्लादेश आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है, इंडिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, ईरान आ जाता है, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की D8 के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से G20 जो है, जिनको बोला जाता है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। ग्रुप ऑफ 20 एक मल्टी नेशनल फोरम है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, तो ये तुर्की उसका भी मेंबर है। उसके बाद जो है वो बच्चे ये OSCE, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये 57 कंट्रीज़ की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो तुर्की है ये उसका भी मेंबर है, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भी इसका है लिंक्स एज ए नॉन मेंबर। फिर इसकी जो है वो बच्चे यहाँ पर जो है वो मिडल ईस्ट की जो अपनी रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनके भी इसका भी मेंबर है। तो तुर्की जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान और तुर्की का रिलेशन आज हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर बच्चा इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है, आप देख सकते हो। जब पाकिस्तान 1947 में मार्ज़े वजूद में आया, जो सेपरेट होमलैंड आया, तो आपको पता है हम वी आर रिपीटेड मैनी टाइम के पाकिस्तान को किन किन प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना था। अगर इंटरनली देखा जाए, डोमेस्टिक लेवल पर देखा जाए या नेशनल लेवल पे बेटा देखा जाए, तो नेशनल लेवल पर पाकिस्तान को पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बहुत बड़ा था। पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना था, एक बहुत बड़ी, क्योंकि 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल कर रहे थे। एक कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट था, एक लिबरल स्कूल ऑफ थॉट था। दूसरा, पाकिस्तान के 2 विंग्स थे, ईस्ट विंग था और वेस्ट विंग था, और बीच में एक हमारा डायरेक्ट एनिमी था। बच्चे, ये कोई छुपाने की बात नहीं है और कोई ऐसा है भी नहीं कि इसको छुपाया जा सके। तो पाकिस्तान जो है वो बच्चे, जहाँ पे हमने तुर्की को थोड़ा सा देखा, हमें पाकिस्तान को भी देखना है कि पाकिस्तान जो है वो उसका सेंटर में यहाँ पर जो अभी करंटली बांग्लादेश है, दिस वन, ठीक है, जो अभी करंटली बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है वो उस वक्त ईस्ट विंग था पाकिस्तान का, ठीक है। और बीच में डायरेक्ट एनिमी 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस था ईस्ट विंग में और वेस्ट विंग में। तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान को वाटर का बहुत बड़ा जो इशू था, क्योंकि जो दरिया बहते हैं पाकिस्तान में 5 दरिया, और छठा जो दरिया बहता है जो पाकिस्तान से होकर इंडिया में चला जाता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला था, ठीक है। उसके बाद बच्चे रेफ्यूजीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। पाकिस्तान को इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी स्टेबलाइज़ करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो पाकिस्तान इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था और एक्सटर्नली भी फेस कर रहा था। तो जो तुर्की था उस टाइम पीरियड में बच्चे, तुर्की ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी सपोर्ट किया इसमें पाकिस्तान को, ठीक है। 1947 इसमें 1951 में ही जो तुर्की के साथ पाकिस्तान में ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप जो है वो पाकिस्तान ने इसके साथ साइन की। और चूँकि डिफेंस का प्रॉब्लम था एक्सटर्नल लेवल के ऊपर, पाकिस्तान को एक सुपर पावर, एक अच्छे दोस्त, लॉयल दोस्त की ज़रूरत थी। तो 1965 के अंदर पाकिस्तान ने, ईरान ने और तुर्की ने मिलकर RCD साइन की थी। ये एक रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चे, जो कि इन तीनों मुल्कों ने अपने डिफेंस को, अपनी सिक्योरिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो साइन की थी। फिर उसके बाद बच्चे, आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो, उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो ये देख सके कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। उनमें एक तो हमेशा से रहा है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। तो तुर्की ने हमेशा वॉइस रेज की है फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट ऑफ कश्मीरीज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो साइप्रस का इशू है, मैंने अभी आपको बताया, उसमें सपोर्ट किया है तुर्की को।
फिर जो है पाकिस्तान के साथ 2 वॉर्स हुई थी। 1965 की जब वॉर हुई थी तो उस वक़्त बच्चे जो तुर्की था, बच्चे तुर्की ने मॉरल एंड मटेरियल दोनों सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड की। मटेरियल एंड मॉरल दोनों सपोर्ट जो थी प्रोवाइड की। अपना एक नर्सिस का जो है वो मेंबर्स, अपने नर्सिस के मेंबर्स सेंड किए टू सर्व पाकिस्तानी फ्लू, ठीक है, उसको सर्व करने के लिए। फिर 1971 की जब वार हुई थी, डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ था और बांग्लादेश बना था, तो उस वक़्त जो है तुर्की ने उस वक़्त तक बांग्लादेश को एक्सेप्ट नहीं किया जब तक पाकिस्तान ने खुद उसे एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी लॉयल्टी दिखाई जो है वो इसने पाकिस्तान के साथ तुर्की ने। फिर आपको पता है कि बच्चे यहाँ पर जो है वो एक तो ईरान के अंदर इरानियन रेवोल्यूशन आया था, दूसरा यहाँ पर 1979 के अंदर ही यूएसएसआर की इन्वेजन हुई थी। तो इन दोनों इवेंट्स को यहाँ पर टोटली जो सिचुएशन थी वो टोटली जो एक थ्योरेटिक जो वो क्या कहते हैं कंजर्वेटिव जो एक गवर्नमेंट का सेटअप हुआ आफ्टर इरानियन रेवोल्यूशन। तो एक जो इरानियन की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें टोटली एक कंप्लीट चेंज आया था आफ्टर 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के। और अफ़गानिस्तान के अंदर भी सिचुएशन जो है वो टोटल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इन सारे जो इवेंट्स है उसमें तुर्की और जो पाकिस्तान है उसके रिलेशनशिप में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आया। दोनों ने मिलकर कोऑपरेशन से इन सारी जो है सिचुएशंस को फेस किया। अगर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अगर थोड़ा सा अंडर क्लाउड रिलेशनशिप गए हैं तो वो बच्चे जब पाकिस्तान फेस कर रहा था इराक स्टैंड स्टिल। इराक स्टैंड स्टिल क्या था, 1990 से लेकर जो 1998 तक का जो टाइम पीरियड था वो ये पाकिस्तान की टाइम पीरियड में कहलाता है इराक स्टैंड स्टिल। उसमें जो डेमोक्रेसी थी वो ओसिलेट कर रही थी, उसमें कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी पाकिस्तान के अंदर जिसने अपना टाइम पीरियड कंप्लीट किया हो, ठीक है। 2 साल के बाद सिविलियन गवर्नमेंट जा रही थी, 3 साल के बाद सिविलियन गवर्नमेंट जा रही थी, और उसमें जो अगेन से मार्शल लॉ जो था उसके बहुत ज़्यादा चांसेस जो दिख रहे थे। तो ये जो इरा और स्टैंड स्टिल था, इस इरा और स्टैंड स्टिल में पाकिस्तान और तुर्की के बीच में थोड़े से वो अंडर क्लाउड रिलेशनशिप गए। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी कि वो क्यों गए, ठीक है। अच्छा, अब वो क्यों गए बच्चे इसके जो अंडर क्लाउड रिलेशन गए थे वो हम देख लेते हैं। उस वक्त बच्चे क्या था कि आपको पता है कि 1979 के अंदर जो है वो यूएसएसआर ने क्या किया था, इन्विजन की थी अफ़गानिस्तान के अंदर। अब इन्विजन की थी अफ़गानिस्तान के अंदर जो, और अमेरिका था, अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर बेसिस यूज़ करते हुए यहाँ अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर जो है उसको डिफीट किया था। और उसके बाद 1990 के अंदर जो तान कंट्रीज थी, कारसू कंट्रीज थी, वो सेपरेट हुई थी रशिया से। एक तो ये चीज़ जो थी वो बच्चे एक अलहदा निकल के आ गई थी। उसके बाद जो था वो बच्चे एक तो कार्स कंट्रीज़ थी, दूसरा यहाँ पर कुछ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वो बाल्कान कंट्रीज़ इधर। तो जब 1990 का टाइम पीरियड था तो उस वक्त जो है वो बेटा इसमें जो तुर्की था उसकी जो टिल्ट थी वो एक तो न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, कार्स कंट्रीज़, उनकी तरफ टिल्ट बढ़ गई थी। दूसरा उसका जो बाल्कान कंट्रीज़ थी इधर जो है उसकी टिल्ट बढ़ गई थी। तो दैट्स वाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो थोड़े से वो इसमें आप ये कह लो कि थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप में, बट इट वाज नॉट एवर, ये हमेशा के लिए नहीं था। ओके, उसके बाद जो है वो बच्चे नेक्स्ट अगर हम इसका एरिया ऑफ म्यूचुअल देखें इंटरेस्ट का, तो बच्चे पाकिस्तान जो और तुर्की का हमेशा जो अगर एक लीडरशिप लेवल की इसमें मीटिंग्स देखें या लीडरशिप लेवल के विज़िट देखें तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने तुर्की का विज़िट किया। तुर्की के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का विज़िट किया। 2016 के अंदर जो ममनून हुसैन थे हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने तुर्की का विज़िट किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ ने विज़िट किया था और एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है फॉर फ्री ट्रेड एरिया जो है वो उसमें वो डिज़ाइन किया गया था। ओके, अब क्या उसके बाद जो बच्चे 2017-18 में जो पाकिस्तान के लीडर थे उन्होंने भी विज़िट किया और बायलैटरल और रीजनल जो इवन जो इंटरनेशनल इश्यूज थे उनके ऊपर उनको डिस्कस किया गया और उनको रिमूव करने की कोशिश की गई।
ठीक है। उसके बाद जो है वो 2017 के अंदर ये ग्रैंड जो परेड है, जब पाकिस्तान ने 77 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, 1940 की जो करारदाद पास हुई थी, 1940 की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी बच्चे, उस सिलसिले में जो तुर्की है और पाकिस्तान है, इन दोनों ने अरेंज की थी, एक परेड अरेंज की थी जिसको ग्रैंड परेड का नाम दिया गया था। ठीक है। फिर जो है आपको अगर एक इवेंट याद हो, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा फोकस करें तो बच्चे तुर्की के अंदर जो है वो एक कॉप आया था, मिलिट्री का कॉप आया था 2016, जो रजब तैयब अर्दगान है उसमें मिलिट्री ने एक कॉप किया था। और जो तुर्की है उसने डोमेस्टिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपनी जो सिटीजन्स थे उनको अपील की थी कि वो प्रोटेक्ट करें सिविलियन गवर्नमेंट को, और एक्सटर्नली जो है वो जो जितनी भी अलाय कंट्रीज थी उनसे अपील की थी कि वो सपोर्ट करें तुर्की के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट को। तो उसमें पाकिस्तान ने एक फुल और जो वार्म सपोर्ट थी तुर्की को वो दी थी। 2016 के अंदर जो एक मिलिट्री कॉप आया था, जिसको हिस्ट्री में एक फेल्ड मिलिट्री कॉप कहा जाता है, जो कि फेल हुआ, और डेमोक्रेसी जो है तुर्की के अंदर वो सर्वाइव करती रही, वो फेल नहीं हुई। फिर 2016 के अंदर ये बच्चे 16, 17, 18 का जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। उसमें बड़े जो है वो कॉर्डियल रिलेशनशिप कायम हुए थे। 13 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किए थे पाकिस्तान ने तुर्की के साथ। 13 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे, एक जगह पर साइन हुए। फिर 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो थे वो एग्रीमेंट अनदर वो उसमें साइन हुए। जो 13 थे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो तो बच्चे जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसकी सेल के लिए थे, और अपग्रेडेशन ऑफ अल खालिद जो टैंक है हमारा पाकिस्तान का, उसकी अपग्रेडेशन के लिए थे। और जो पाकिस्तान है वो हमेशा से ट्रेनर जो है एयरक्राफ्ट करता रहता है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन जिस तरह से सऊदी अरेबिया के साथ करता है, ईरान के साथ करता है, अभी नाइजीरिया को सेल किया है F-17 थंडर त्यारा। ठीक है, रिसेंटली अभी है इसकी न्यूज़। तो इसी तरह से जो है हमने सेल किया था इसको, कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था तुर्की के साथ बच्चे वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए। और दूसरे जो अनदर मेमोरेंडम थे वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर थे, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, इंफॉर्मेशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इवन। फिर बच्चे यहाँ पे अगर आपको ये हो तो पाकिस्तान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये इसके एरिया जो मिलिटरीली अगर रिलेशंस को देखा जाए तो पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ MFI। ठीक है, ये MFI 17 सुपर मशाक था, ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तो पाकिस्तान ने ये तुर्की के साथ कॉन्ट्रैक्ट सेल के लिए साइन किया था, जो टर्किश एयरफोर्स है उसको, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इट्स पायलट्स। ठीक है, कि उनके पायलट्स की जो ट्रेनिंग थी उसके लिए ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था वो पाकिस्तान ने जो तुर्की के साथ इसका भी कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर T-17, ठीक है, ये एक जेट टाइप ट्रेनर है। तुर्की ने क्या किया बच्चे, उसने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और लेकिन अगर बच्चे, ये तो मिलिटरीली थी, हमेशा से जो है वो जॉइंट एक्सरसाइजेज दोनों कंट्रीज़ करते रहते हैं, और अपनी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए तुर्की का हमेशा से जो एक सपोर्ट होती है। और पाकिस्तान की जो हमेशा से, आपको पता है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तुर्की जो है वो इस चीज़ की जो फ़ायदा है वो उठाता रहता है पाकिस्तान से, और सपोर्ट दोनों कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन इस चीज़ में करते रहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी है, और इंटेलिजेंस पाकिस्तान की दुनिया की फर्स्ट नंबर पर है। तो इस वजह से जो तुर्की और पाकिस्तान है उनके मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रहती हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ मक्का एंड मदीना। ठीक है, इसको भी लेकर, और रिगार्डिंग ईरान सेक्टेरियन जो इशू है उसको भी लेकर, और ऑल ओवर जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म इस रीजन के अंदर स्प्रेड कर रही है उसको भी लेकर, और इस जो सेंट्रल एशिया, मिडल एशिया की जो सिक्योरिटी है उसको भी लेकर। अब बच्चे अगर ह्यूमैनिटेरियन की बात की जाए, असिस्टेंस की इस ग्राउंड्स पर बात की जाए बच्चे, तो आपको इवेंट याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2010 का फ्लड, बहुत बुरा फ्लड आया था। 2015 का जो है वो उसमें अर्थक्वेक कश्मीर के अंदर आया था। फिर जब 2005 के अंदर कश्मीर अर्थक्वेक आया था। फिर 2015 के अंदर IDPs का इशू था। IDPs क्या है? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। ठीक है, इंटरनली यानी वो एक पाकिस्तान के अंदर से ही एक जगह से उठकर दूसरी जगह वो उनको डिस्प्लेस किया गया था, क्योंकि हम कुछ जो हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज़ थे बच्चे, यहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर हम ऑपरेशंस कर रहे थे अगेंस्ट टेररिज्म।
हमें सेफ़ जो है उनको एक पीसफुल अपने कंट्री को बनाना था। तो उस वक़्त भी जो तुर्की है उसने पाकिस्तान को फ्लड के टाइम पर, अर्थक्वेक के टाइम पर, फेमाइन को कुछ भी जब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, और अभी रिसेंटली कोविड का भी जो है, तो पाकिस्तान को हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है। लेकिन दूसरी बदले में जब 1990 और 91 के अंदर अर्थक्वेक आया था तुर्की के अंदर, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी उसको सपोर्ट किया था। तुर्की की एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी है, जिसका नाम है टिक्का, TIKA, टिक्का। वो हमेशा जो एड एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च करती रहती है, पर्टिकुलरली जब रमज़ान के दिन होते हैं या भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन जा रही होती है, तो उसकी एड एक्टिविटीज़ हमेशा रहती हैं। और पाकिस्तान की और तुर्की की बच्चे कल्चरल टाइज़ भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप उनको देखें तो इनकी कल्चरल टाइज़ भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर टर्किश ड्रामास देखे जाते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इनके जो एथिक्स मिलते हैं, वैल्यूज़ मिलती हैं, नॉर्म्स मिलती हैं। उसके बाद एक कल्चरल कोलैबोरेशन है, टूरिज़म बहुत ज़्यादा होती है, एजुकेशनल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है तुर्की और पाकिस्तान के बीच में। और तुर्की ने इसके अलावा अगर पाकिस्तान को जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की, एक लॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की पाकिस्तान को, तो मटेरियल सपोर्ट के अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर बच्चे देखा जाए, जो मेट्रो बस प्रोजेक्ट है वो भी तुर्की की मदद से चलाया गया। फिर प्राइवेट जो कॉरपोरेशंस हैं तुर्की की, वो हमेशा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती रहती हैं। जो इंडस्ट्रियल एंड जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के, डिफरेंट हाईवेज़ की बात कर लो, पाइपलाइंस की बात कर लो, कैनाल्स की बात कर लो, तो वो जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं तुर्की की, वो हमेशा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती रहती है। फिर पाकिस्तान के जो मैन पावर है वो भी तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क करती है। पाकिस्तान हमेशा जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है, जो मैंने आपको बताया था कि 15 एक्सपोर्टर पार्टनर हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, उनमें तुर्की भी एक है। अपने राइस, शीशम जो है, उसके बाद जो है वो बच्चे टेक्सटाइल, फैब्रिक, स्पोर्ट्स की चीज़ें जो है, सीड, लेदर, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब जो अपना रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है तुर्की को, और तुर्की को उसके बदले में केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मशीनरी, एनर्जी प्रोडक्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करता है तुर्की से। तो इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2016 के अंदर बच्चे अगर ट्रेड की बात की जाए, तो पाकिस्तान ने कहा था तुर्की से कि या तो इसका GSP स्टेटस जो है वो इसको एक्सटेंड कर दें, और या फिर जो है वो जो टैरिफ है, इसके ट्रेड के ऊपर जो टैरिफ है उसमें कंसेशन दे दी जाए, ताकि जो ट्रेड के लिंक्स है वो दोनों कंट्रीज़ अच्छे बिल्ड कर सकें। बट हमने बच्चे देखना है एरियाज़ ऑफ जो तुर्की का और पाकिस्तान का एरिया, म्यूचुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें पहला तो बच्चे अफ़गानिस्तान है, पीस इन अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा है। आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो NATO फोर्सेस थी USA के, उसके अंदर चूँकि तुर्की, मैंने अभी आपको बताया कि वो NATO का पार्ट है, तो बच्चे NATO के जो तुर्की के सोल्जर्स थे वो भी अफ़गानिस्तान में स्टे कर रहे थे। और अभी जब जो USA वो विड्रॉल कर रहा है अफ़गानिस्तान से, तो उस वक्त USA ने क्या कहा, USA ने रिक्वेस्ट की तुर्की से, क्योंकि वो मेंबर है NATO का, उससे ये कहा कि मेरे ऊपर तो अफ़गानिस्तान रिलाय नहीं करता, तो आप इस तरह से करो, आप अफ़गानिस्तान को यहाँ पर अप्रोच करो जो तालिबान है उनको, कि जो काबुल एयरपोर्ट है या जो बड़ा सेंसिटिव एयरपोर्ट है, उसके ऊपर जो टर्किश पर्सोनल्स हैं, जो टर्किश सोल्जर्स हैं, आर्मी जो है, उसको स्टे करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके तालिबान से उसको। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया यहाँ पर कि हम तुर्की को भी अलाउ नहीं कर सकते। तुर्की ने भी अपने सोल्जर्स जो हैं वो NATO सोल्जर्स, बाकी NATO सोल्जर्स के साथ निकालने होंगे, क्योंकि उनकी नज़र में ये था कि USA था कि वो अगर हम पे तो ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन तुर्की पे कर लेगा, तो थ्रू तुर्की हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफ़गानिस्तान के अंदर अपना चेक एंड बैलेंस मेंटेन रख सकेंगे, जबकि ये आप जो है वो काम फेल हो चुका है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो पीस है वो पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए बहुत मीनिंगफुल है, बिकॉज अगर पीस इन अफ़गानिस्तान, इट मीन्स पीस इन रीजन, इन कार्स रीजन, इन मिडल ईस्टर्न रीजन, इन साउथ एशियन रीजन, इन इवन इन रीजन, ठीक है, इन कॉन्टिनेंट थ्रू आउट एशिया।
ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए म्यूचुअल जो है वो कोऑपरेशन का एरिया है। उसके बाद बचे कश्मीर एंड साइप्रस इशू। कश्मीर यहाँ पर जो है जो तुर्की है वो हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, जो कश्मीरियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसमें, और पाकिस्तान हमेशा साइप्रस के लिए जो है वो उसका राइट है तुर्की का बनता, पाकिस्तान हमेशा इसको सपोर्ट करता है। उसके बाद है बच्चे कि जो एक इस्लामोफोबिया चल रहा है थ्रू आउट जो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट है, वेस्ट की एक अप्रोच है कि इस्लामोफोबिया की थ्रू आउट, जो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो इन्होंने एक जो इस्लामोफोबिया 56 ममालिक हैं उनके जो अगेंस्ट लाया हुआ है, तो इसकी जो फ़ाइट है वो पाकिस्तान और तुर्की दोनों का जो कोऑपरेटिव एक म्यूचुअल एरिया है कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट फ़ाइट करें ये दोनों। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर इन दोनों के बीच में कोई डाइवर्जेंस आती है, कोई प्रॉब्लम आती है जिससे इनके जो रिलेशंस हैं, पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशंस हैं वो खटाई में पड़ते हैं, तो उसमें एक तो ये चीज़ है बच्चे कि जो पाकिस्तान को अलिज किया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि वो तालिबान की सपोर्ट करता है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा बहुत तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से एवर जो है वो थ्रू आउट वर्ल्ड बाकी सब पावर्स ने देखा कि पाकिस्तान हमेशा से स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहता है। दूसरा है ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट। अब चूँकि जो चाइना है वो हमारा हामी है, आपको पता है बच्चे, हमारा दोस्त है, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो चाइना के अंदर जिंगजियांग यहाँ पर एक एरिया है जिंगजियांग, शायद मैं उसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ, शायद वो कहीं पर यहाँ हमें दिख जाए। ये ओके, आई हाईलाइटेड ये दिस पार्ट इज, ठीक है। यहाँ पर जिंगजियांग के अंदर अयूगर मुस्लिम्स हैं कुछ, और कुछ जो है वो ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट है। अब चूँकि पाकिस्तान के तो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ बहुत अच्छे ब्रदरली ताल्लुकात हैं, तो इस सिलसिले में जो पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशनशिप हैं वो थोड़े खटाई में पड़ जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि तुर्की ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक हार्श स्टांस ले अयूगर मुस्लिम्स की जो किलिंग हो रही है यहाँ पर, और जो जिंगजियांग के अंदर, और जो तुर्कस्तान जो मूवमेंट है, ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, उसके ख़िलाफ़ जब चाइना जो है वो स्ट्रिक्ट लेता है, स्टैंस लेता है, तो पाकिस्तान उसको जो है वो प्रेशराइज़ किया जाए। बिकॉज़ जो अयूगर मुस्लिम्स हैं या ये जो मूवमेंट है वो भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जैसे फ़लस्तीनियन या कश्मीरी या चिचनियंस या बूसनियन, जो बूसनिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अयूगर मुस्लिम्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो भी हमारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इस वजह से पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशंस हैं थोड़े जो है बैलेंस में नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अब यहाँ पर जो वो कहते हैं उसमें इलीगली जो जाते हैं तुर्की में, यहाँ पर अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से फिर ईरान गए, और ईरान के थ्रू फिर वो तुर्की के अंदर एंटर होते हैं, या फिर जो है वो यहाँ से ईरान में घुसे, ईरान से फिर इराक़ में गए, इराक़ से सीरिया में, और सीरिया से फिर थ्रू ये तुर्की में गए। तो ये जो इलीगल माइग्रेशन होती है इस खित्ते में पाकिस्तान से, तो ये भी थोड़ा पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशंस को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करती है। बट बच्चे चूँकि जो तुर्की है वो, पाकिस्तान चूँकि न्यूक्लियर पावर है, और तुर्की जो है वो पॉलिटिकल कल्चरल एक पावर है, और वो जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी है। तो अगर तुर्की और इस रीजन को स्ट्रॉन्ग करना है, पर्टिकुलरली जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें पुअर कंट्रीज़ भी आती हैं, जिनमें डेवलप कंट्रीज़ भी आती हैं, तो उनको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ जो है वो बच्चे स्टेप्स लेने होंगे। अगर पाकिस्तान तुर्की दो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, तीसरी सऊदी अरेबिया है, चौथी ईरान है, तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो है ये कंट्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, इनको कॉपरेशन दिखाना होगा। पहली चीज़ है डिफेंस में, अगर ये डिफेंस में अपना जो स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर ये यूनाइटेड हो जाते हैं, हार्मोनाइज हो जाते हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको बच्चे ये नहीं मिलेगा कि वो पाकिस्तान को, ईरान को, इराक़ को, सीरिया, या फिर जो फ़लस्तीन लेबनान के जो हैं वो
वो या जो हमारे सेंसिटिव मुक़द्दस मकामात हैं उनको, या यमन के अंदर या ओमान के अंदर या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें। एक तो कॉपरेशन